हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे फार्माकोलॉजी 2 के, इसी का सॉल्यूशन वीडियो लेके आए हैं। तो गाइस आज हम यूनिट 1 को कवर अप करेंगे और गाइस हमने मेडिसिनल केमिस्ट्री के सारे यूनिट्स को कंप्लीट कर रखा है। तो अगर आपने वो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार जरूर चेक करें। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है CHF के ड्रग्स के बारे में क्लासिफिकेशन करना है, और सेकंड इसी में पूछा है कि डिजिटलिस का फार्माकोलॉजिकल एक्शन यूजेस इंटरेक्शन विद मैकेनिज्म आपको बताना है। तो गाइस CHF सबसे पहले हम लोग समझते हैं। तो गाइस CHF ये एक कंडीशन होता है जिसमें जो हमारा हार्ट है ना, वो फुल्ली जितना हमारा डिमांड होता है बॉडी का उतना ब्लड जो है वो पंप नहीं कर पाता है हमारा हार्ट। तो यही होता है CHF। अब इसमें जो ड्रग्स हम यूज करते हैं ना, वो फर्स्ट है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, जिसके अंदर डिजिटॉक्सिन हो गया, डाइजॉक्सिन हो गया और डोब्यूटामीन, जो कि गाइस यहाँ पे अगर किसी भी नाम से आ जाए कार्डियक ग्लाइकोसाइड, डाइजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन या डोब्यूटामीन, तो सबका एक ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको लिखना है और ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इस वजह से मैंने आपको बताया। और सेकंड है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम ब्लॉकर, जिसके अंदर एस इनहिबिटर और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स आते हैं। एस इनहिबिटर्स के अंदर जितना भी ये प्रिल वाला आप देख रहे हो ना, ये सब आते हैं, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, इनालप्रिल, रेमिप्रिल। और यहाँ पे जितने भी आप एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स में जार्टन देख रहे हो ना, इन सब में आपको कैंडिजार्टन, लोजार्टन, वेलजार्टन, तो गाइस ये सब इसी के अंदर आते हैं। अब नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर्स में जो ओलोल आप देख रहे हो ना, ये जितने भी आप देखोगे सब इसी के अंदर आते हैं, एटिनोलॉल, मिटोप्रोलॉल या प्रोपेनोल। अब यहाँ पे डायरेटिक्स की बात करें तो ब्यूमेटानाइड, फ्यूरोसेमाइड और हाइड्रोक्लोरथाइजाइड्स, ये सब हम लोग इस दौरान यूज करते हैं। अब यहीं पे हम सेकंड बात करें इसमें ड्रग्स का, तो एक आते हैं वैसोडायलेटर्स, जिनका हम लोग इसमें यूज किया जाता है, जैसा नाइट्रेट्स और हमने पढ़ा ही हुआ है मेडिसिनल केमिस्ट्री में नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स। तो इसके अंदर आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट हो गया, या फिर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड हो गया, या फिर हाइड्रालाजीन हो गया। तो गाइस इन सबको यूज करते हैं। और यहाँ पे जो मैंने आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट लिखा है ना, ये ओरली इसका यूज किया जाता है इस दौरान। अब यहाँ पे हम बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात कर रहे हैं। तो गाइस इसके अंदर मैकेनिज्म आता है, तो हम डिजिटलिस का पहले मैकेनिज्म देख रहे हैं। तो गाइस ये पंप आप देख रहे हो, जो हमारा कार्डियक सेल है, वहां पे जो सेल मेम्ब्रेन है, वहां पे ये पंप प्रेजेंट होता है। एक तरह से ये एक्सचेंजर है, सोडियम पोटेशियम एक्सचेंजर और सोडियम कैल्शियम पंप भी बोल सकते हैं और एक्सचेंजर भी बोल सकते हैं। क्या होता है ना कि जब ये पंप स्टार्ट होता है, तो जो हमारा सोडियम आप देख रहे हो गाइस, ये अंदर से यानी सेल के अंदर की साइड में रहता है और ये बाहर जा रहा है, और जिसकी वजह से जो पोटेशियम है ना, वो बाहर से अंदर आएगा। तो जब ये बाहर जाएगा तो ये अंदर आएगा। तो फिर सेकंड में सेम ऐसे ही चलता है। तो यहाँ पे जो सोडियम बाहर आप देख रहे हो ना, ये अंदर आएगा, तो जो कैल्शियम है ये बाहर जाएगा। तो हमारा जो डिजिटॉक्सिन हम देते हैं ना, तो ये क्या करता है, इस पंप को ही रोक देता है। अब ये पंप रुक जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे सोडियम का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, ये बाहर नहीं जा पाएगा, और यहाँ पे पोटेशियम अंदर नहीं आ पाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी होता है, ये सोडियम अंदर नहीं आ पाता है और कैल्शियम जो है वो बाहर नहीं जा पाता है। तो जो ये कैल्शियम है ना, ये धीरे धीरे स्टोर होने लगता है, कैल्शियम का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, और ज्यादा होने की वजह से ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एरिया पे जाके स्टोर होता है, और कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे बहुत ज्यादा अच्छा कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी मोर कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो गाइस यहीं पे वो मैंने लिखा है, एक्युमुलेशन होता है कैल्शियम का, कहाँ पे, इंट्रासेलुलर यानी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जिसकी वजह से ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगी, यानी जितना पंप कर रहा था ना हमारा हार्ट, उससे ज्यादा पंप करेगा और ज्यादा ब्लड जो डिमांड था बॉडी का उतना फुलफिल करेगा। अब इसका हम लोग फार्माकोलॉजिकल एक्शन यानी हार्ट में ये क्या शो करता है, तो पॉजिटिव आयनोट्रोपिक, यानी जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है ना, अब तेजी से धड़का रहा है हार्ट को, तो वो काम कर रहा है हमारा क्या, डिजिटॉक्सिन भी और डाइजॉक्सिन भी, सब यही काम कर रहे हैं। और सेकेंडली ये क्या कर रहे हैं, तो इंक्रीज कर रहे हैं कार्डियक आउटपुट को, जो डिमांड है हमारी बॉडी के ब्लड को कि इतना ज्यादा ब्लड आए। और यहाँ पे थर्ड क्या है, शॉर्टन करता है सिस्टोलिक एंड प्रोलॉन्ग करता है डायस्टोलिक। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं किडनी के अंदर क्या इफेक्ट करता है ये, तो ये डायरेटिक एक्शन शो करता है और इम्प्रूव करता है सर्कुलेशन। लाइक क्या करता है कि जो रिटेंशन हुआ रहता है ना सोडियम और वाटर का हमारे बॉडी के अंदर, तो उसको ये क्या करता है, रिटेंशन का जो हुआ रहता है उसको एक्सक्रीशन कर देता है, यानी हटाने का काम कर रहा है। अब हटाएगा तो नॉर्मल अच्छे से ब्लड फ्लो होगा। तो इसका जो ओडेमा को रिलीव करवाने में, यानी वही जो सूजन हो जाता है उसको हम ओडेमा बोलते हैं। तो गाइस ये आपके जैसे कि ब्लड वेसल देख रहे हो, यहाँ पे जो होता है ये सॉल्ट आकर के इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये क्या हुआ, एक तरह से ओडेमा कर लिया, तो इसको ये क्लियर हटा देते हैं, रिटेंशन किया हुआ जो सोडियम है इसको हटा देंगे, और इसका यूजफुल होता है CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। अब बात करें CNS।
सीएनएस के अंदर अगर हम इसको ज्यादा डोज में देंगे तभी ये एक्शन दिखाएंगे, कम डोज में कोई इनका एक्शन नहीं है। तो सीटीजेड एक्टिवेशन करेंगे जिसकी वजह से नोजिया वॉमिटिंग होगा और मेंटल कंफ्यूजन जिसके अंदर विजुअल डिस्टरबेंस होगा सीएनएस पे। और वहीं पे जीआईटी पे क्या इफेक्ट है, तो डायरिया, एनोरेक्सिया ये काम करते हैं। यूजर्स में सीएचएफ में और सिस्टोल डायस्टोल डिसफंक्शन हो रहा है, यानी काम अच्छे से नहीं कर रहे, तब कर लो, या हाइपरटेंशन में कर लो, या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर में, क्योंकि ये पंप करने का काम कर रहे हैं। और ऐसे ही एट्रियल फिब्रिलेशन यानी इरेगुलर जब हमारी हार्ट बीट होती है ना, तब इसका हम यूज करते हैं। सो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन तो अच्छे से एकदम आ चुका है। सेकंड पूछा है डिस्कस इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ कार्डियक टिश्यू। तो गाइस इसका इलेक्ट्रिकल फिजियोलॉजी हम देख लेते हैं। उससे पहले थोड़ा सा इसका एक इंटरेक्शन पार्ट भी था, वो भी हमने मिस कर दिया, तो उसको देख लेते हैं। पहले एंटासिड के साथ अगर डाइजॉक्सिन हो या डिजिटॉक्सिन हो इसको देंगे तो डिक्रीज कर देगा ये एब्जॉर्प्शन डाइजॉक्सिन का, और यहाँ पे कोई बेनिफिट एक्ट नहीं दिखाएगा। वहीं पे अगर डायरेटिक्स और डिजिटलिस कम देंगे तो ये हाइपोकैलेमिया जो पोटेशियम लेवल है उसका कम हो जाएगा और यहाँ पे बॉडी में, और डिजिटलिस और बीटा ब्लॉकर्स देंगे तो कार्डियक अरेस्ट ये कर सकते हैं। सो गाइस अब हम यहाँ पे देख लेते हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट में हम क्या जनरली जानते हैं, कार्डियक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हम जानते हैं। ये कैसे जानेंगे, तो ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो कि अभी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। जैसे कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, जो पोटेंशियल होता है ना, इसको हम वोल्टेज भी कहते हैं। तो ये वोल्टेज डिफरेंस होता है हमारे इनसाइड और आउटसाइड मेम्ब्रेन के, तो यही होता है हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अभी आपको और अच्छे से क्लियर होगा, थोड़ा सा यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये टर्म्स आपको समझने होंगे उससे पहले। सो अब यहाँ पे जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल यानी रेस्ट कंडीशन में कोई स्टिमुलस जनरेट नहीं हुआ है, अभी कोई एक्टिविटी नहीं शो हो रहा है, यानी जो इम्पल्स जनरेट होगा तभी तो एक्शन शो होगा, तो नहीं जनरेट हुआ है, तो ये रेस्टिंग कंडीशन में अभी। अब क्या होता है कि रेस्टिंग कंडीशन में क्या होता है ना कि हमारे जो सेल है उसके अंदर ज्यादा नेगेटिव होता है एज कंपेयर टू पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव ज्यादा भरा हुआ रहता है। तो अगर हम बात करें वही रेस्टिंग टाइम पे जो हमारा पोटेंशियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है ना, इसका -70 to -90 MV कार्डियक सेल होता है इसका। तो गाइस यहाँ पे अभी मैं आपको वो भी समझा रहा हूँ, तो उससे पहले थोड़ा सा ये 3 पॉइंट्स आप समझिए। रेस्ट कंडीशन में जो हमारा M और H 2 गेट्स है हमें मालूम है, जो M गेट है वो क्लोज होता है और H गेट जो होता है वो ओपन होता है रेस्ट कंडीशन में। वहीं पे जब इम्पल्स जनरेट होगा, एक्टिवेशन होगा, तो उस टाइम पे दोनों गेट ओपन हो जाते हैं, और इनएक्टिवेशन स्टेट में जो होता है वो M गेट जो होता है वो ओपन होता है और H गेट जो होता है यहाँ पे वो क्लोज हुआ रहता है। अब आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। जनरली यहाँ पे आप देखिए फेज 0 रैपिड डिपोलराइजेशन, फेज 1 अर्ली रिपोलराइजेशन, फेज 2 प्लेट्यू फेज, और फेज 3 रैपिड रिपोलराइजेशन, फेज 4 रेस्टिंग फेज। क्या होता है, जब कोई भी स्टिमुलस आता है उस टाइम पे जो हमारा कार्डियक सेल है वहां पे अब आयंस का मूवमेंट स्टार्ट होता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखने वाले हैं। जैसे स्टिमुलस आया उसके बाद क्या होगा, सबसे पहले फेज 0 यानी रैपिड डिपोलराइजेशन होगा, यानी कौन आया है, सोडियम आया है इस टाइम पे। यानी जो फेज 0 है ना, इस टाइम पे जो सोडियम चैनल्स होते हैं ये ओपन होने लग जाते हैं, और ओपन होने की वजह से क्या होगा, जो सेल के अंदर इतना ज्यादा नेगेटिव था, जो हमारा सेल है इसके अंदर हम बात के चलते हैं, ये हमारा इनसाइड है, तो यहाँ पे जो नेगेटिव जितने प्रेजेंट थे ना, और ये सोडियम क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव जितना ज्यादा आएगा तो अंदर की साइड में ये क्या करेंगे, ज्यादा कर लेंगे पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखिए आप क्या था, हमने पढ़ा था जो हमारा कार्डियक सेल उसके अंदर -70 to -80 MV होता है इनका। लेकिन जब भी स्टिमुलस आता है, जैसे सोडियम आया और सोडियम चैनल ओपन हुआ, सोडियम आने लगा तेजी से, आने की वजह से जो नेगेटिव था वो क्या हुआ, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया लाइक दिस। तो ये फेज 0 हो गया। आई होप आपको फेज 0 तो समझ आ चुका है। अब यहाँ पे फेज 1 पे आते हैं। अब यहाँ पे रिपोलराइजेशन स्टार्ट होता है जब ये पॉजिटिव में आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जो पोटेशियम चैनल है ये स्टार्ट हो जाते हैं ओपन होना, और ये क्या करते हैं, दोबारा जो पॉजिटिव इतना ज्यादा हुआ था उसको कम करने लग जाते हैं, बिकॉज अब सोडियम चैनल जो है वो क्लोज हो चुका है और पोटेशियम चैनल जो है वो बाहर जा रहे हैं, अंदर के साइड नहीं आ रहे। पोटेशियम चैनल जो है वो मूव कर रहे हैं आउटसाइड द सेल, यानी जो अंदर भरा हुआ था इतना पॉजिटिव वो अब बाहर निकल रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा यहाँ पे आप देख सकते हो जो फेज 1 है ये स्टार्ट हो चुका है नीचे गिरना, क्योंकि अब बाहर जा रहा है पोटेशियम। वहीं पे जो फेज 2 की अगर हम बात करें, ये एक ऐसा टाइम होता है जहां पे दोनों चीजें चलता है, यानी ये प्लेटिव फेज कहा जाता है। इक्विलिब्रियम यहाँ पे हम मानते हैं कि पोटेशियम चैनल ओपनर मतलब आउटसाइड जाते हैं और कैल्शियम चैनल भी ओपन होता है, जिसकी वजह से कैल्शियम अंदर आते हैं।
पोटेशियम बाहर, कैल्शियम अंदर। कहाँ हो रहा है? ये कार्डियक सेल के अंदर की साइड की बात कर रहा हूं मैं। तो कैल्शियम जितना अंदर आ रहा है उतना पोटेशियम बाहर जा रहा है, तो एकदम इक्विलिब्रियम यानी एकदम जीरो फेज पे रुका हुआ है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। वहीं पे जैसे ही फेज 3 आता है तो फेज 3 में रैपिड रिपोलराइजेशन होता है। अब ये रैपिड रिपोलराइजेशन कैसे कि जो हमारा कैल्शियम जो अंदर के साइड आ रहा था, अब कैल्शियम बंद हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम ओपन है, जिसकी वजह से पोटेशियम जो है वो तेजी से मूव करे जा रहा है बाहर, यानी रैपिड इसलिए लिखा हुआ है। यहाँ पे अर्ली नहीं लिखा हुआ कि स्लोली मूव कर रहा हूं, नहीं, एकदम तेजी से, जिसकी वजह से एक बार मैं देख रहा हूं अब तेजी से ग्राफ नीचे आ चुका है। अब यहाँ पे नीचे आने के बाद जो हमारा फेज 4 है, यहाँ पे रेस्टिंग फेज होता है, सारे चैनल जो होते हैं वो बंद होते हैं, जिसकी वजह से ये रेस्ट कंडीशन होता है। तो गाइस यहीं पे मैंने ये सारा चीजें लिखा और ये सब पीडीएफ आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर विजिट करिए। फेज 0 में ओपनिंग होता है सोडियम चैनल का, फेज 1 में यहाँ पे ओपनिंग होता है पोटेशियम का, और इसमें दोनों पोटेशियम कैल्शियम का चैनल ओपन होते हैं, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम चैनल अकेला ओपन रहता है, और लास्ट में सारे क्लोज होते हैं, और ये रेस्टिंग फेज माना जाता है। सो गाइस अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है क्लासिफाई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स विद एग्जांपल और डिस्क्राइब करो फार्माकोलॉजी ऑफ प्रोपेनॉल। तो गाइस ये फार्माकोलॉजी आप देख रहे हो ना, ये बहुत जगह आपको मिलने वाला है देखने को, बिकॉज जब भी एग्जाम बनता है फार्माकोलॉजी में आपको सब कुछ लिखना होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया, यूजेस हो गया, और उसके एडीआर हो गया, यानी सब कुछ आपको इसमें मेंशन करना होता है, जितना भी आपको नॉलेज है इस ड्रग के बारे में। तो गाइस देख लेते हैं एंटी हाइपरटेंसिव एंटीजन। तो उससे पहले जो हाइपरटेंशन को ये ट्रीट करता है, तो हाइपरटेंशन क्या होता है वो समझते हैं। तो ये कंडीशन होता है जिसमें जो फोर्स लगता है हमारे ब्लड का, किस पे? आर्टरीज पे, ये तेजी से लगता है, बहुत तेजी से, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड फ्लो है वो एकदम तेजी से बहेगा, जिसकी वजह से जो हमारा हार्ट रेट है वो बढ़ जाता है। तो गाइस यहाँ पे अप्रोक्स आप देख सकते हो हाइपरटेंशन में अबव 140, क्या सिस्टोल और डायस्टोल अबव 90, जो कि नॉर्मली 120/80 होता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ये आर्टरीज बनाया है, और ये क्या हो रहा है यहाँ पे, एक तरह से आप समझिए कि रिटेंशन हो गया है सोडियम का, यानी नमक का, जिसकी वजह से यहाँ पे प्लग फॉर्मेशन हुआ है, और जो ब्लड फ्लो होगा तो अब देख रहे हो यहाँ पे पतला सा है, जिसकी वजह से अब तेजी से फ्लो होगा। ये नहीं होता तो अपना नॉर्मल फ्लो होता ना। तो ये जो एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स होते हैं ना, ये डिफरेंट एरिया में वर्क करते हैं, कुछ यहाँ पे वर्क करेंगे और कुछ कहीं और वर्क करेंगे, जैसे कैल्शियम को, या फिर डिफरेंट जो अभी हम देखने वाले हैं, तो उस टाइम पे हम समझेंगे। तो एंटी हाइपरटेंसिव जो कि ट्रीट करेंगे हाइपरटेंशन को, और नॉर्मल करेंगे हमारे ब्लड प्रेशर को जितना पहले था। अब इसके अंदर हम लोग एस इनहिबिटर से देखने वाले हैं, जो कि प्रिल वाले जो मैंने अभी आपको बताया, कैप्टोप्रिल, रैमिप्रिल, लिसिनोप्रिल। सो ये इसके क्लासिफिकेशन के अंदर फर्स्ट है, तो इसको आप इजिली याद कर सकते हो, A3, B2, C और DV। A3 में यानी 3A नाम से आने वाले हैं आपको ड्रग्स, जैसे एस इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिव, AG2 रिसेप्टर ब्लॉकर, अल्फा 1 एड्रिनर्जिक ब्लॉकर, जो कि ऑलरेडी मैंने कवर कर रखा है ये पार्ट। सो इसके अंदर जो जाटन वाले जो ड्रग्स आते हैं वो हो गए, और अल्फा 1 में ओसिन वाले, प्राजोसिन, टेराजोसिन। अब यहाँ पे है बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर, जिसमें ओलोल वाले, प्रोपेनोलॉल, मीटोप्रोलॉल, एटिनोलॉल, और अल्फा प्लस बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर, जिसमें लेबिटेलॉल हो गया, कार्वेडिलॉल हो गया, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। यहाँ पे ब्लॉकर्स हैं, यानी ब्लॉक कर रहे हैं ये लोग। तो डिपिन वाले जितने भी आ गए, एम्लोडिपिन, फिलोडिपिन, निफेडिपिन, जो कि अभी हमने आगे भी हम देखेंगे इनके बारे में अच्छे से। और डायरेटिक्स का यूज करते हैं, जैसे पोटेशियम स्पेयरिंग लूप डायरेटिक्स, थायाजाइड डायरेटिक्स, जो कि हमने मेडिसिनल केमिस्ट्री में एकदम अच्छे से पढ़ा था। तो आपको लिंक करके पढ़ना है इनको भी और मेडिसिनल केमिस्ट्री को भी, तो जिससे आप और अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हो। वैसोडायलेटर्स, जिसमें सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, इसमें नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फार्माकोलॉजी ऑफ प्रोपेनोलॉल। तो इसके अंदर सब कुछ आएगा। तो सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से स्टार्ट करते हैं। प्रोपेनोलॉल जो कि एक नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। नॉन सिलेक्टिव मीन्स दोनों पे काम कर सकता है, बीटा 1 पे भी और बीटा 2 पे भी। बीटा 1 हार्ट में प्रेजेंट होता है, बीटा 2 लंग्स में प्रेजेंट होता है। बीटा 1 का काम क्या है? पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक एक्शन और एनोट्रोपिक इफेक्ट शो करना। बीटा 2 का काम क्या है? ब्रोंको डायलेशन करना। बट जब ये प्रोपेनोलॉल बाइंड करेगा, ब्लॉक करेगा बीटा 1 को, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो ये पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक है, जिसकी वजह से नेगेटिव शो करेगा। ये नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक, यानी जो क्रोनोट्रोपिक से क्या होता है, पॉजिटिव से हार्ट रेट को
इंक्रीज करना, और यहाँ पे ये नेगेटिव कर दे रहा है जिसकी वजह से ये डिक्रीज कर देगा। और ऐसे ही यहाँ पे आइनोट्रॉपिक जो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा हुआ, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो हार्ट का होता है उसको हम लोग पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक कहते हैं, तो उसको भी ये कम करेगा। और यहाँ पे जो ये ब्रोंको डायलेशन कर रहा था इसको भी ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करेगा, जो कि गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि मैंने अभी आपको बताया। सेम वही चीजें लिखा हुआ है कि ये क्या करेगा, जो हमारा बीटा 1 रिसेप्टर पे इस पर बाइंड करेगा, डिक्रीज करेगा कार्डियक आउटपुट को, और जिसकी वजह से अब कम डिक्रीज यानी कम ब्लड बॉडी में जाएगा, जिसकी वजह से डिक्रीज हो जाएगा बीपी और मेंटेन हो जाएगा जितना होना चाहिए, यानी बढ़े हुए को ये कम कर रहा है। अब यहाँ पे ब्लॉक कर रहा है बीटा 2 रिसेप्टर्स को, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रहा है। तो गाइस ये दोनों ही काम प्रोप्रानोलॉल के हो गए। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आई होप आपको अच्छा समझ आ गया होगा। अब फार्माकोलॉजिकल एक्शन में आप समझ जाइए कि हार्ट और रेस्पिरेटरी, यूट्रस, मतलब डिफरेंट ऑर्गन्स पे क्या क्या काम है। भले वो कोई भी काम कर रहे हो, बट बताना जरूरी है अगर एक्शन आ गया तो यहाँ पे हार्ट में क्या करता है, अभी हमने देखा था नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट शो करता है, और नेगेटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट भी शो करता है, और डिक्रीज करता है कार्डियक आउटपुट को। साथ ही ब्लड वेसल में बात करें तो डिक्रीज करता है कोरोनरी ब्लड फ्लो को, और इंक्रीज करता है TPR को, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को। रेस्पिरेटरी में ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसका जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है करता है ये, जिसकी वजह से क्या होता है, डिक्रीज हो जाएगा बायो अवेलेबिलिटी, बिकॉज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ये कर रहा है, और ये क्रॉस कर लेता है इजिली ब्लड ब्रेन बैरियर को भी। अब यहाँ पे नेक्स्ट है ADR इसका, तो उसमें ये ब्रेडिकार्डिया, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, फैटिग, ये सब शो करता है। यूजेस MI में आप इसका यूज कर सकते हो, अरिथमिया में यूज कर सकते हो, हाइपरटेंशन में यूज कर सकते हो। इंट्रैक्शन की अगर बात करें तो इसके साथ डिजिटलिस नहीं देना, ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट कर लेते हैं। डिजिटलिस आपको मालूम ही है पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक एजेंट्स है। और यहाँ पे प्रोपेनोलॉल और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में वेरापामिल हमने लिया, तो ये भी कार्डियक अरेस्ट करता है। नेक्स्ट है प्रोपेनोलॉल के साथ अल्फा 1 एगोनिस्ट, जो कि इंक्रीज कर देगा, ज्यादा बढ़ा देगा ब्लड प्रेशर को, यानी हाइपरटेंशन कॉज कर लेगा। सो गाइस यहाँ पे हमने ये कंप्लीट कर लिया थर्ड क्वेश्चन। अब फोर्थ पे आता है, क्लासिफाई करो एंटी एंजाइनल ड्रग्स को, और साथ ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस ऑफ नाइट्रेट्स का बताना है अच्छे से। तो गाइस सबसे पहले एंटी एंजाइनल ड्रग्स कौन से होते हैं वो पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। एंटी एंजाइनल ड्रग्स जो कि क्या काम करते हैं, जो हमारे हार्ट रिदम होता है वो बिगड़ा हुआ रहता है, यानी कम या ज्यादा रहता है। कम यानी ब्रेडिकार्डिया, ज्यादा यानी टैकीकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया जब कम होता है 60 बीट पर मिनट जो हमारा हार्ट रेट होता है, और टैकीकार्डिया यानी बड़ा हुआ यानी ज्यादा होता है 100 बीट पर मिनट से। तो हम इसको यूज करते हैं इन दोनों में, ब्रेडिकार्डिया को ट्रीट करने के लिए और टैकीकार्डिया को ट्रीट करने के लिए। तो गाइस यहाँ पे आप क्लासिफिकेशन देखिए, हमने क्लास 1 में गाइस यहाँ पे देख सकते हो क्लास 1 जो कि सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, ये सब क्या करेंगे, सोडियम चैनल को ब्लॉक करने का काम करेंगे, जिसमें आता है 1A के अंदर प्रोलॉन्ग रिपोलराइजेशन, 1B के अंदर शॉर्टर रिपोलराइजेशन, 1C के अंदर लिटिल इफेक्ट ऑन रिपोलराइजेशन, और इसके बगल में इनका ड्रग्स भी लिखा हुआ है। सो गाइस, और गाइस ये जो हमने क्वेश्चन यहाँ पे देखा है वो हमने जनरली एंटी अरिथमिक ड्रग्स का मैं बताने लग गया था। तो गाइस पहले हम इस वाले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर एंजाइना पे जाएंगे, तो क्योंकि मैं अरिथमिया समझा रहा हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, और इसके अंदर जो अरिथमिया के अंदर एक और क्लासिफिकेशन है बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, जिसके अंदर प्रोपेनोलॉल, एटिनोलॉल और इस्मोलॉल आता है, और भी यहाँ पे आते हैं इसके क्लासिफिकेशन में, जनरली आप देख सकते हो। और यहाँ पे प्रोलॉन्ग करता है रिपोलराइजेशन क्लास 3 वाला, और बाई पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है, और फोर्थ वाला कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, जिसके अंदर ड्रग्स आता है सोटालोल हो गया, और इसके अंदर वेरापामिल हो गया। तो गाइस ये हो गया अरिथमिक ड्रग्स। और इसी के अंदर हमें क्या पढ़ना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, थेराप्यूटिक यूज ऑफ लिडोकेन का, और इसके बाद हम ऊपर वाले देखेंगे। तो इसका अब हम आ जाते हैं क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे। तो ये किसके अंदर आता है, 1B के अंदर आता है, क्लास 1B। क्लास 1 का काम क्या था, ये क्या काम करते थे, तो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स हैं जो कि, और ये क्या करते हैं काम, ये जो रिपोलराइजेशन होता है उसको डिक्रीज करने का काम करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, और विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, और ये पजेस करते हैं पोटेशियम चैनल को ओपन करते हैं, जिसकी वजह से
जब ये पोटेशियम चैनल ओपन हो रहा होता है ना, उसी टाइम पे जो सोडियम चैनल ब्लॉकेज यानी तेजी से उसी टाइम पे होता है, और यहाँ पे फास्ट आउटसाइड जाते हैं जो पोटेशियम होता है, और ये पोटेशियम चैनल से जब मूव करते हैं तो एकदम फास्टली ये मूव कर रहे होते हैं उस टाइम पे, जिसकी वजह से यहाँ पे शॉर्टर हो जाता है एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन का, और यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है रिफ्रैक्टिवनेस पीरियड, जिसकी वजह से ड्यू टू ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल, क्योंकि पोटेशियम चैनल ओपन हो रहे हैं जिसकी वजह से तेजी से यहाँ पे रिफ्रैक्टिवनेस पीरियड को भी कम हो जा रहा है। अब उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो यहाँ पे मिनिमल इफेक्ट पड़ रहा है किस पे, हार्ट रेट को ये तेज कर रहे हैं यानी फास्ट कर रहे हैं। यानी ये कहाँ यूज हो रहे हैं, तो ब्राडिकार्डिया में इनका यूज हो रहा है, और ये क्या कर रहे हैं, तो हार्ट रेट जो कम हुआ पड़ा है उसको नॉर्मल कर रहे हैं, और जिसकी वजह से ये एंटी एंजाइनल इफेक्ट जो है ये शो कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे हम इनका थेराप्यूटिक यूज देख लेते हैं, जिसमें सरफेस एनेस्थीसिया हो गया, नर्व ब्लॉक, कंडक्शन ब्लॉक में इसका यूज दिया जाता है। ट्रीट करने के लिए कार्डियक अरिथमियास और डेंटल एनेस्थीसिया के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। सो गाइस अब हम देख लेते हैं यहाँ पे एंटी एंजाइनल ड्रग्स के बारे में। जैसे कि गाइस यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हो, इसके अंदर डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, लाइक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स हो गया, बीटा ब्लॉकर हो गया, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गया, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स हो गए। नाइट्रेट्स के अंदर दो क्लासिफिकेशन आता है, शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग यानी कम टाइम्स के लिए ये एक्टिव करते हैं, मतलब एक लंबे टाइम के लिए यूज करना हो तो इन सब का यूज करेंगे, और कम टाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे GTN जिसको हम बोलते हैं ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, और आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट जो कि सबलिंगुअल हम यूज करते हैं किसमें, शॉर्ट एक्टिंग के लिए। लॉन्ग एक्टिंग के लिए हम लोग इसमें यूज करते हैं आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, जो कि हम ओरली लेंगे तभी, ये ओरली वाले होते हैं और ये सबलिंगुअल टैबलेट्स होते हैं। अब यहाँ पे बात करें आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट जो कि लॉन्ग एक्टिंग है। नाइट्रेट्स के अंदर सोडियम नाइट्राइट हो गया या फिर नाइट्रोप्रोसाइड सोडियम हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर्स में हमें मालूम है जितने भी ओलोल वाले आते हैं, एटिनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, प्रोपेनोलॉल। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के अंदर अगर हम देखें यहाँ पे, और इसका क्लासिफिकेशन भी आ जाता है तो आपको अच्छे से पढ़ना है इनका। तो 1,4 डाइहाइड्रोपायरिडिन्स डेरिवेटिव्स जिसके अंदर एम्लोडिपिन, निफेडिपिन, फिलोडिपिन, और डाइफेनाइल एल्काइल अमीन डेरिवेटिव्स में वेरापामिल, और बेंजोथायोजेपिन डेरिवेटिव्स में डिल्टियाजम। और यहाँ पे पोटेशियम चैनल ओपनर्स का भी यूज होता है जिसको हम लोग निकोरेंडिल आता है इसके अंदर ड्रग्स। अब इसके अंदर जो हमें पढ़ना था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वो था नाइट्रेट्स का। तो जनरली गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा क्या है, वेस्कुलर स्मूथ मसल है। तो क्या होता है कि जो नाइट्रेट्स है ना, ये वेस्कुलर स्मूथ मसल के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं बाय हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफरेज और एल्डिहाइड रिडक्टेज की मदद से। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या काम करते हैं, एक्टिवेशन का काम करते हैं गुआनिल साइक्लेज का। तो गुआनिल साइक्लेज का काम है कि जितने भी जीटीपी है ना अंदर की साइड में, उन सबको कन्वर्ट कर दो सीजीएमपी में, और सीजीएमपी का लेवल हाई हो जाएगा। तो इसके दो काम है, एक तो डीफॉस्फोराइलेशन कर देना पीके को यानी प्रोटीन काइनेज को, और एक का काम है, इसका सेकंड काम है कि डिक्रीज कर दो फ्री साइटोसोलिक सिस्टोलिक कैल्शियम को बाय प्रिवेंटिंग सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पे कैल्शियम का इफ्लक्स होता है जिसकी वजह से यहाँ पे रिलैक्सेशन होता है। अब यहाँ पे जो इसने डीफॉस्फोराइलेशन किया प्रोटीन काइनेज का, जिसकी वजह से डिक्रीज हो जाता है एक्टिंग मायोसिन इंटरेक्शन का। और इन्हीं को मैंने गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो सारे जो जो पॉइंट्स मैंने आपको बोले थे वो सारे यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, जिसको आप नोट्स में इजिली आपको ये मिल जाएगा। सो गाइस अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देख सकते हो, एंटी हाइपरलिपिडेमिया ड्रग्स का क्लासिफिकेशन पूछा गया है, और यहाँ पे पूछा गया है स्टैटिन्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन यानी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जिस टाइप से काम करता है स्टैटिन्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यह आपको आना चाहिए एकदम अच्छे से। तो मूव करते हैं ड्रग्स से पहले एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग, ये क्या काम करते हैं, तो जो ब्लड के अंदर लिपिड्स भरे हुए रहते हैं उनको कम करने का काम करते हैं। तो गाइस इसके अंदर टोटल 4 टाइप्स के क्लासिफिकेशन किया गया है। HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर जिनको हम लोग स्टैटिन नाम से भी जानते हैं। अब ये स्टैटिन्स यानी जहां जहां आपको स्टैटिन्स दिख जाए समझना वो सब उसके अंदर ड्रग्स आते हैं, जैसे लीवोस्टैटिन हो गया, एटोरवास्टैटिन हो गया। तो गाइस यहाँ पे आप सारे देख सकते हो ड्रग्स को। और सेकंड है PPAR अल्फा,
यानी इसको हम लोग लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर्स यानी डिफरेंट नाम से ये पूछे जाता है। फाइब्रेट से भी आ सकता है, पीपीएआर अल्फा से भी आ सकता है नाम से कि आप इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताओ। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इसके अंदर जितने भी एंड में आप देख रहे हो फाइब्रेट्स के नाम बता सकता हूँ, बेजा फाइब्रेट्स हो गया, फिनोफाइब्रेट्स हो गया, और यहाँ पे बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स आ गए जिसके अंदर आता है कोलेस्टरामाइन हो गया, कोलेस्टिपोल हो गया, और यहाँ पे लास्ट है स्टेरॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर जिसके अंदर इज़ेटिमाइब हो गया। सो गाइस अब हम देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को। एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेस इनहिबिटर बोलो या फिर स्टैटिन्स बोलो। तो जो एसिटाइल कोएंजाइम ए और एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए की मदद से एचएमजी कोएंजाइम ए बनता है। अब ये एचएमजी कोएंजाइम ए क्या करता है ना, मेवालोनिक एसिड में कन्वर्ट होता है बाय हेल्प ऑफ एंजाइम एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेस। तो स्टैटिन्स का काम है कि वो जाए और इस पर बाइंड करे और इसको ब्लॉक कर दे यहाँ पे एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेस को। अब ये ब्लॉक कर दिया तो क्या होगा, मेवालोनिक एसिड नहीं बना, और यहाँ पे मेवालोनिक एसिड से जो कोलेस्ट्रॉल यानी फैटी एसिड्स बन रहा था वो भी नहीं बनेगा। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो जो स्टैटिन्स है वो इनहिबिट कर रहा है एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेस को, जिसकी वजह से डिक्रीज हो जा रहा है कंसेंट्रेशन कोलेस्ट्रॉल का, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा। अब इसके बाद 2 स्टेप प्रोसेस चलता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो लो इंट्रासेलुलर कोलेस्ट्रॉल। अब इंट्रासेलुलर में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल था जमा हुआ था वो अब हट चुका है, जिसकी वजह से डिक्रीज हो जाता है सिक्रीशन। मतलब अब जो VLDL है इसका जो सिक्रेशन है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ये डिक्रीज होता है ट्राइग्लिसराइड्स भी। अब यहाँ पे इसका सेकंड काम है कि अगर जो कोलेस्ट्रॉल कम हुआ है तो इंट्रासेलुलर कोलेस्ट्रॉल को ये स्टिमुलेट करता है कि LDL रिसेप्टर्स को बनाने के लिए। तो LDL रिसेप्टर क्या करता है, इंक्रीज कर देता है LDL रिसेप्टर को जो ब्लड के अंदर बना रहे होते हैं उनको, जिसकी वजह से जो हमारा LDL है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है ये ब्लड के अंदर से ये कम हो जाते हैं। तो ये रहा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसका ADR अगर देखें तो हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, स्लीप डिस्टर्बेंस, ये सब इनका काम है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन।